हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 31 जनवरी को आपका सीटेट का एग्ज़ाम समापन हुआ है और हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे सीटेट का एग्ज़ाम पेपर एनालिसिस यानी कि क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन था उद्दीपक, अनुक्रिया संबंध, विकास के समीपस्थ क्षेत्र और स्कीमा, मनोबंध और मनोवैज्ञानिक उपकरणों। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर स्कीमा मनोबद्ध होगा। यानी कि जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्कीमा मनोबद्ध यानी कि मनोबद्ध तरीके से वर्णित करते हैं, यानी कि मनोबद्ध तरीके से वर्णित है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का पूर्व सक्रियात्मक अवस्था का मूल गुण संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता होती है, ना कि विचार या परिकल्पना या आमूर्ति का सोच होता है। यानी कि इसका राइट आंसर संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज आपकी एग्जाम में पूछा गया था। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है। तो यह जरूरी नहीं है कि विकास सिर्फ और सिर्फ विद्यालय में हो, तो इसका यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विकास केवल बाल्य अवस्था के दौरान होता है। यह भी गलत है। विकास का जरूरी नहीं है कि सिर्फ बाल्य अवस्था में हो, किशोरावस्था में भी हो सकता है या किसी भी अवस्था में होता है। और यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन 3 विकास बहुआयामी होता है, तो यह कहीं हद तक सही होने का चांसेस है। और विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, तो यह गलत है। विकास का संस्कृति से कोई मतलब नहीं है, यानी कि कोई लेना देना नहीं है। तो इसका राइट आंसर विकास बहुआयामी होता है, यानी कि विकास का कोई भी लिमिटेशन नहीं होता है, विकास बहुआयामी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेव वायोगत्सी का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो यहाँ पर लेव वायोगत्सी का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में यहाँ पर डैश यानी कि गुणारोपण, अभिप्रेरणा, संतुलीकरण और सांस्कृतिक उपकरण। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी कि सांस्कृतिक उपकरणों का महत्व देता है लेव वायोगत्सी। और सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में यानी कि सामाजिक संस्कृति में सांस्कृतिक के उपकरणों को महत्व दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए है अध्यापक के पक्ष पर असफलता। तो यह भी गलत है, क्योंकि अध्यापक पर कुछ भी डिपेंड नहीं होता है कि वह विद्यार्थी वहाँ पर सफल है या नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी अगर नहीं पढ़ेगा तो वहाँ पर अध्यापक के पढ़ने ना पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसका यह गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। तो यहाँ पर ग्रुप से भी कोई मतलब नहीं है, यानी कि योग्यता के आधार पर अगर समूह बनाया जाए और उसके हिसाब से अगर पढ़ाई हो तो इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो यह भी गलत हो जाएगा। अध्यापक अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, यानी कि अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया की परियोजनाओं में चेंजिंग करना ही महत्वपूर्ण है, यानी कि प्रगतिशील कक्षा का यही एक पहचान है। तो इसका राइट आंसर अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर देखते हैं अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, तो इससे भी कोई लेना देना नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो आज आपके एग्जाम यानी कि 31 जनवरी के सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है अभिवेदी समरूपी निर्देशों पर, यानी कि अभिवेदी समरूपी निर्देशों पर जोर देना चाहिए। तो यह भी गलत है, क्योंकि अभिवेदी या समरूपी निर्देशों से कोई मतलब नहीं है। सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, तो इससे भी कोई मतलब नहीं है। अगर सामाजिक पहचान के आधार पर किसी भी छात्रों को अलगाव करना या समूह बना करके डिवाइडेशन में अगर पढ़ाई करने से कोई भी मतलब नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ऑप्शन 3 है हर बच्चे के सामर्थ्य के अधिकतम करने की अवसर प्रदान करना, यानी कि हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने का अवसर प्रदान करना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो उसका सामर्थ्य अधिक है, यानी कि अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो उसे और ज़्यादा
पढ़ा करके यानी कि और ज़्यादा प्रयास करके उसको और ज़्यादा सामर्थ्य प्रदान करने की कोशिश किया जाना चाहिए। और ऑप्शन 4 है प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? ऑप्शन ए विकलांग छात्र, ऑप्शन 2 छात्र जिससे शारीरिक दिव्यांगता है। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार स्टूडेंट विथ फिजिकल हैंडीकैप कह के पुकारना ही उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है यानी कि दिव्यांगता कह के पुकारना है फिजिकल हैंडीकैप व्यक्ति को, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो यहाँ पर जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे में विकास सांवेदिक यानी कि संवेदनात्मक, उसके बाद मूर्त यानी कि आकार में, उसके बाद अमूर्त होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा, यानी कि सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त। तो नेक्स्ट है सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्ष्य अपसारी चिंतन है, तो इसका राइट आंसर अपसारी चिंतन होगा। और यहाँ पर अति सक्रियता, इससे भी कोई मतलब नहीं है, सतर्कता से भी कोई मतलब नहीं है, और कम परिज्ञानता से भी कोई मतलब नहीं है, यानी कि सृजनात्मकता का मतलब अपसारी चिंतन यानी कि चिंतन से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो विविध पृष्ठभूमियों को यानी कि समझाने के लिए बहुत सारे उदाहरणों को लेना चाहिए, यानी कि विविध विन्यासों के उदाहरण लेना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए। तो नेक्स्ट है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? ऑप्शन ए समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, तो यह गलत है, यानी कि समस्याओं को हल हेतु अटल प्रक्रिया का बढ़ावा देकर के कोई फायदा नहीं होने वाला है। ऑप्शन 2 समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके, यह भी गलत है। विद्यार्थियों में डर का भावना पैदा करके, यह भी गलत है। यानी कि लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, यानी कि लगातार अभ्यास है यानी कि लगातार प्रयास करके और कार्यान्वयन यानी कि कार्य करने पर जोर दे करके समस्याओं यानी कि समस्याओं का समाधान क्षमताओं को बढ़ावा देना होता है। तो नेक्स्ट है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरत को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो यह सही है, यानी कि संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करके और यहाँ पर नॉलेज बढ़ाना चाहिए, यानी कि अध्ययन बढ़ाना चाहिए, और व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना चाहिए, यह भी सही है, यानी कि योजना बना करके पढ़ाई करना चाहिए। और ऑप्शन 3 शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, तो यह गलत है, यानी कि संरचनाओं का प्रयोग करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। ऑप्शन 4 दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो यह भी सही है, यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना भी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी कि शिक्षा शास्त्र और आकलन का जटिल संरचनाओं का प्रयोग। तो नेक्स्ट है शर्मिंदगी, यानी कि शर्मिंदगी क्या है? ऑप्शन ए शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक इफेक्ट पड़ सकता है, यानी कि निगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, यह भी सही है। ऑप्शन 2 बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली होता है, यह गलत है, यानी कि शर्मिंदगी कभी भी निगेटिव इफेक्ट डालता है, पॉजिटिव कभी नहीं डालता है। और ऑप्शन 3 शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बार बार पैदा करना चाहिए, यह भी गलत है। ऑप्शन 4 है शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, तो यह भी गलत है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शर्मिंदगी का संज्ञान पर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, यानी कि नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? ऑप्शन ए संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, ऑप्शन बी यानी कि ऑप्शन 2 बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, ऑप्शन 3 अनुकरण नकल और दोहराना, यह भी गलत है, यानी कि ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 गलत है। विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, यह भी गलत है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अध्यापन के लिए संकल्पनाओं यानी कि अभिकल्पनाओं के बीच संबंध खोज करके प्रभावशाली माध्यम से किया जा सकता है, यानी कि याद कराया जा सकता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15,
एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों के विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि त्रुटियों को समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो सही बात है। ऑप्शन 2 देखते हैं। इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियों करने वाले छात्रों को दूसरे छात्र से अलग कर सकती हैं। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, तो यह भी गलत है, यानी कि अधिगम त्रुटियों से कोई मतलब नहीं है। और ऑप्शन 4 है, इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती हैं। तो दंड देने से कोई फ़ायदा नहीं ज़्यादा होता है। तो इसका ऑप्शन ए यानी कि ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। त्रुटियों के समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होता है। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है क्योंकि हमें इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट।